तो टॉपिक चल रहा फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस टॉपिक पर लास्ट लेक्चर है। होपफुली आपने पहले दोनों लेक्चर अच्छे से देखे हों। कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बोल रहा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कहाँ से आया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया है ना। तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देखो कहाँ पे है, अरे वाह, पहले ही ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो गया ए। बाकी देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, रिवाइज करें होलिस्टिक मैनर में, राइट। तो इसलिए एक एक ऑप्शन को देखेंगे और समझेंगे। दूसरा है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। आपको पता है ये कहाँ से आया। ये आया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1978। चलो डेट में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो रहने देना इसको अभी। तो अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 से आया है ना। तो ये हो जाएगा चौथा। अब आगे प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। आपको मैंने समझाया था कि आर्टिकल 23 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 2 को कैसे याद कराया था कि 2-4 बच्चे है ना। तो 2-4 बच्चे से याद रखो कि ये फोर्स लेबर कराने का है बच्चों से, ठीक है। ये आर्टिकल रिलेटेड है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सारा कुछ बता दिया मैंने, इसलिए उस पर उतना टाइम नहीं लगा रहा। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे। क्यों? क्योंकि कितनी बार रिवाइज हो गया कि एक एक चीज आपको रट जानी चाहिए। अभी तक पिछले 5 लेक्चर से ही इतनी बार रिवाइज कर लिया हमने, रिपीट कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी। तो देखो ऑर्डिनरी बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होता है दोनों हाउस से। अगर पास नहीं हुआ, किसी में फेल हो गया, तो ज्वाइंट सीटिंग भी कर सकते हैं। क्या? ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। पहला तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है स्पेशल मेजोरिटी। मनी बिल जो है ऑब्वियस है कि इसमें लोकसभा मच ग्रेटर देन राज्यसभा। राज्यसभा ऐसा समझो कि उसका कोई रोल ही नहीं होता उतना। फाइनेंस बिल की बात किया जाए तो ये भी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। और इसमें भी लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा होता है। और ये रिलेटेड है किससे? ऑब्वियस है फाइनेंस से, लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप का होता है, तो उसमें अभी नहीं पढ़ते। बस सिंपल समझो कि अगर वो मनी बिल नहीं है ना, तो लोकसभा राज्यसभा इक्वल होते हैं और सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। लेकिन वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात किया जाए तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस का, और सेपरेटली पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें ज्वाइंट सीटिंग बैठा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। होपफुली डिटेल में आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर। बोलो हाँ ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14 साल है ना, कहाँ पे है? तो हमने देखा है स्टार्टिंग के लेक्चर में भी कि ये हमारा आर्टिकल 21A में ये नया आर्टिकल एड किया गया। कब? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, ठीक है। आर्टिकल 21A एड किया गया, जिसको राइट टू एजुकेशन बोला गया है ना। तो फंडामेंटल राइट में ये पूरी तरीके से है, ध्यान रहेगा। गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या है कि स्टेट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। कई बार देख लिए हैं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैं जो जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कई बार देखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको डाउट है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो उसको पॉज करके आप जरूर पढ़ लिया कीजिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Which one of the following rights is available under the Article 19 Clause 1 read with Article 21? तो देखो, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड बिल्कुल है ना, राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री, ये तो आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों के दोनों मिलके है ना। पहला तो बैटरा से, राइट टू शेल्टर तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ये 19 में है ना। ओके, राइट टू प्रिवेसी, ये सारा कुछ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ 21 में है। बट 19(1) के साथ अगर रीड करना हो तो पहला ही करेक्ट बैठ रहा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, है ना। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू ऑल सिटीजन। वहीं पर आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? राइट टू मूव, जो हमने ऊपर देखा। और ये कहां से आया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो 1978 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड क्या है, पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है अंडर आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी, एज वेल एज टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की बात किया जाए तो ये कहाँ से आता है, डीपीएसपी में आता है। अब डीपीएसपी के स्पेसिफिकली आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 38 में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करना और एक वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करने की बात कही गई है ना। तो बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं। हाँ ओके, बाकी आर्टिकल ये रहा आपके सामने। क्या है आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि मिनिमाइज करना है इनइक्वलिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आर्टिकल 38 में और भी बातें बोली गई है। क्या क्या कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। 39 वो क्या बोलता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, है ना। वैसे 39 वाले आर्टिकल में ही है फ्री लीगल एड की भी बात। बाकी आर्टिकल है आप आराम से पढ़ लेना क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कई बार, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है कि ऐसा कब होता है, जब फेडरल कैरेक्टर में कोई भी चेंज होता है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से जो है वेरीफाई करना मतलब कंसेंट लेना पड़ता है। तो पहला देखो फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियस है, अगर इस पे बात आती है तो कंसेंट लेना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट का। राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉर्डर एंड नेम ऑफ द स्टेट ये नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फेडरल कैरेक्टर को चेंज नहीं करा, इसलिए पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा जवाब इसका, ध्यान में रहेगा आपको। गुड। अच्छा यहाँ पे बाकी भी लिस्ट है कि किस हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट जरूरी होता है किस मैटर में, ये सारा कुछ लिस्ट है। आप एक बार क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे इसको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। इन द इवेंट ऑफ अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द लोअर हाउस। अभी मैंने समझाया कि जो बिल है क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, सॉरी बिल है, उसको दोनों हाउस सेपरेटली पास करेगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। Which of the following statement regarding fundamental duties, ध्यान रहे ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है और नॉट ट्रू है। They can be enforced by writs, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि रिट्स के थ्रू क्या इन्फोर्स होता है, फंडामेंटल राइट्स, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमें नॉट ट्रू पूछा था, पहला ही हमारा नॉट ट्रू हो गया। बाकी सबके सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। क्या करोगे आप, पढ़ोगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने। Which of the following rights are not available to all person in India? ध्यान रखना 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ऐसे 3-4 बार करोगे याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल वो वाले हैं जो ओनली टू सिटीजन, क्या ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, केवल अपने भारत के नागरिकों को ही अवेलेबल है। कौन कौन सा आर्टिकल, 15, 16, 19, 29, 30। तो पहला देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, आर्टिकल 14। अब बताओ किसको रहेगा, सबको रहेगा, है ना। तो ये सबके लिए है, ऑल पर्सन के लिए। पहला ऑल पर्सन, पहला तो होना चाहिए, तो ऑप्शन डी गया। अगला राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पर, आर्टिकल किसमें है, 15 में है ना। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल केवल और केवल सिटीजन को है ना। तो इसलिए दूसरा तो नहीं हो सकता, दूसरा काटो। आ गया आंसर 1, 3 एंड 4। तीसरा क्या बोला, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी कंट्री, नहीं, क्योंकि थ्रू आउट दी कंट्री का फ्रीडम जो है मूव करने का वो आर्टिकल 19 में है, ये भी नहीं हो सकता। राइट टू कंटेक्स्ट इलेक्शन, ये क्या है, केवल और केवल किसको है, ऑब्वियस है सिटीजन को ही अवेलेबल। कोई भी कंटेक्स्ट नहीं कर सकता इलेक्शन हमारे यहाँ पे, है ना। देखो ये भी नहीं हो सकता, सारे पीपल के लिए ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। कौन सा, हाँ अच्छा, तो 2, 3, 4 नहीं हो सकता। तो हमसे पूछा क्या था, अच्छा नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन। ठीक है, तो दूसरा तीसरा चौथा नॉट अवेलेबल, यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वो नॉट पे फोकस नहीं किया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, ध्यान रखना। चलो बाकी सारी चीजें डिटेल में बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डीपीएसपी का आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन दी डीपीएसपी। तो प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर बिल्कुल है, ठीक है, आर्टिकल आई थिंक 47 या 48 या 49 में है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन दी फैक्ट्रीज और माइन, नहीं ये कहाँ पे है, आर्टिकल 24 में है। क्या है, फंडामेंटल राइट है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोविजन ऑफ बेगार या फिर फोर्स लेबर भी कहाँ पे है, आर्टिकल 23 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में। अगला प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो पहला दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, बचा कौन सा, पहला ही होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ओनली 1, ऑप्शन सी,
ठीक, पूरा डिटेल में समझा दिया। हाँ देखो आर्टिकल 47 में है, कौन में है 47 में, ध्यान रहेगा। चलो बाकी चीजें समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या किया, फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट किया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कब किया, तो देखो फर्स्ट टाइम किया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, 1967 का केस है। इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो एक स्पेशल है ना स्टेटस रखते हैं, इनको आप क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अब बोला गया गोलकनाथ केस में वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ध्यान में रहेगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बाकी चीजें बाकी केसेस आप देख सकते हो, पता ही है कितनी बार हमने देख लिया है। अच्छा हाँ, मिनर्वा मिल्स केस जो है वो 1980 का था और 1978 में जो है वो मेनका गांधी केस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस अ फंडामेंटल राइट्स टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहां से आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो द वर्ड जो सोशलिज्म है वो यूज किया गया इसको रिड्यूस करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट यही है ना। अगला आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑब्वियस है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में ये भी इंक्लूडेड है। 16 क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी है। और ए बी सी तीनों देखो रिड्यूस करना, फंडामेंटल राइट क्या बनाना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, तो तीनों के तीनों इन्वॉल्वमेंट है। क्या, इक्वालिटी का भी होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए सबको, और साथ में ये सोशलिस्ट कैरेक्टर शो करता है, क्या करना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका, ये तीनों के तीनों मिलके एक साथ इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ध्यान रहेगा। गुड, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। चार है, चारों को 1 by 1 पढ़ते हैं। दे आर अ गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, बिल्कुल। दे आर इनुमरेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही जवाब। आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से लेकर 35 तक, है ना। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एकदम। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट इन द यूएसए, नहीं ये गलत है। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, नहीं इकोनॉमिक नहीं है ना, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड नहीं करते। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए, नहीं। दे आर लाइक, अनलाइक नहीं, लाइक। तो तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आगे आ जाते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर, क्योंकि कई बार रिपीट कर चुके हैं ना, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट टू शेल्टर, बिल्कुल। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अभी हमने देखा इस पर आर्टिकल 21 और 19 के अकॉर्डिंग। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अभी देखा जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा आंसर। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों लिए, बोलो हाँ ना। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड टू द डीपीएसपी बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, है ना। रुक जाओ अभी। अगला है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑब्वियस है, ये आर्टिकल 39A में है, ये बिल्कुल 42 से ही एड किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है आर्टिकल 44 में, ये बिल्कुल नहीं एड किया गया था। क्यों, क्योंकि इसमें अभी तक कोई चेंजेस ही नहीं हुए, है ना। एक दो स्टेट है एज ऑफ 2025 जिन्होंने इस पे काम किया है अच्छा खासा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एड नहीं किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, वही हमसे पूछा था, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना। और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिल्कुल आया था आर्टिकल 43B से, सॉरी ए से आया था, है ना। ये एड किया था किसने, 42nd अमेंडमेंट से। तो देखो ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा आर्टिकल वाइज, है ना, कि कौन कौन से चेंजेस किए। तो क्या करोगे आप, एक बार इसको पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसने इतने सारे चेंजेस किए थे, ठीक है। आर्टिकल 43A में 43A, सॉरी 43A, 48A, है ना, ऐसे ही 38। अच्छा ये तो आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। एक बार क्या करोगे, आप इसको रीड आउट करोगे। चलो, जैसा कि लास्ट में कुछ पंक्तियां रहती है, आज एक पोयम है शिवमंगल सिंह सुमन की। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रिपरेशन की जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते कभी बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार क्या ही होगा, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, बैकलॉग पे बैकलॉग बढ़ता जा रहा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, राइट।
तो इस जर्नी के, इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत मोटिवेटेड रखती हैं, राइट। तो ऐसा ही एक पोयम है शिवमंगल सिंह सुमन जी का, कि यहाँ हार एक विराम है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना, अच्छा लगता है सुनना पढ़ना, तो आप लोग को, अदरवाइज आप अगले लेक्चर पे जा सकते हो, ठीक है। चलो, तो मैं सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।